अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। आज हम बात करने लगे हैं कि जो पिछले दिनों यानी कि 2 दिन पहले ही जो बखर में एक अनहोना वाक़या पेश आया और हमारे सबसे ज़्यादा अच्छे मुखलिस मेहनती ऑफिसर SHO हयात ख़ान कि जिसे बखर में जिन्होंने जो कि जामी शहादत जिन्होंने नोश फरमाया और जिसे जो डकैत ग्रुप था उनकी गोली से उनकी गोली लगने से उनको जामी शहादत मिला। और इसकी जो तफसील और पस पर्दा जो कहानियाँ हैं कि क्यों, क्या, कैसे हुआ, इसकी हकीकतें क्या हैं, क्या डकैत गैंग था, कोई ग्रुप था, उन डकैत का ताल्लुक़ कहाँ से था और साथ में SHO हयात ख़ान कौन है और साथ में कि ये सारा वक़्त बखर के किस इलाके के अंदर हुआ है, कैसे हुआ है, ये आज हम आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें देख के आपके नॉलेज में बहुत सारी बातें और भी आएंगी कि आपको हर हवाले से इंफॉर्मेशन देने की हम कोशिश करेंगे और आपको मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगेगा और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं तफसील की तरफ। अब जो 2 दिन पहले जो ये वक़ूअ हुआ बखर के शहर में कि जी एक ही दिन पहले जो सब इंस्पेक्टर हयात ख़ान जो कि इंतहाई मुखलिस, नेक और ईमानदार और फ़र्ज़शनास और ड्यूटी पर को अच्छे तरीके से एहसन तरीके से निभाने वाले ऑफिसर जिन्हें SHO सिटी तैनात किया गया था बखर की हदूद में, तो उसको जो गोली लगी है उनका जो डकैत गैंग है उसकी हम पहले आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें। ये जो डकैत गैंग है इसके अंदर अब बेसिकली ये यहाँ पे 2 लोग आए हुए थे और इनका ताल्लुक़ है बेसिकली बखर 46 चक से और 46 चक के साथ साथ इन दिनों के अंदर ये लाहौर में सेटल थे दोनों। और ये दोनों जो डकैत थे वो आपस के अंदर एक दूसरे के रिश्तेदार भी लगते थे, यानी कि एक डकैत दूसरे डकैत की दूसरे डाकू की यानी कि ऐसे कह लें कि दूसरे डाकू की वाइफ का कज़न लगता था। बेसिकली इनका ताल्लुक़ 46 चक बखर से है और ये अभी इन दिनों में लाहौर सेटल थे। तो ये लाहौर से निकले हुए थे जो ये डकैत थे, इनके पीछे पहले भी ऐसे बहुत सारी FIR वगैरह हुई थी, ऐसे वो दंगे फसाद हुए थे इनके पीछे और बहुत सारे केस में ये पहले ही मुलविस थे। तो ये लाहौर से चले हैं और इनका जो माइंड सेट था डकैत गैंग का, इनका माइंड सेट ये था कि कोई बहुत बड़े लेवल पे कोई बड़े बैंक वगैरह को या कोई बहुत बड़े दुकानों को डकैती करने का। तो इत्तफाक से जब वो बखर के हदूद के अंदर दाखिल हुए हैं उसमें से एक डकैत के पाँव पे पहले ही पट्टी बंधी हुई थी। जिस डकैत के पाँव पे पट्टी बंधी हुई थी इसका मतलब वो पहले से किसी ऐसे दंगा फसाद वाले जगह से आया था या कोई ऐसी डकैती करके आया था, तो इसीलिए उसका पाँव जख्मी था। अब जब वो बखर के हदूद के अंदर डकैत दाखिल होते हैं तो दाखिल होने के बाद जो खानसर का इलाका है ये जो खानसर कह रहे हो खानसर रोड है, खानसर रोड ये बखर शहर में खानसर चुंगी के सामने का इलाका है जहाँ पर थाना सिटी भी मौजूद है। इस इलाके के अंदर ये वक़ूअ हुआ है। थाना सिटी साथ में एक तरफ थाना सिटी है, साथ में पुलिस लाइन है और इसके साथ ऑफिसर कॉलोनी और ऑफिशियल कॉलोनी है और साथ में DHQ हॉस्पिटल है और थाने के सामने ही थोड़े से फासले पे ये वक़ूअ हुआ है। वो इस तरह से कि वो लोग जो डकैत गैंग थे तो वो डकैत गैंग किसी का बाइक ज़बरदस्ती छीन के भागने की कोशिश कर रहे थे कि इत्तफाक से उस टाइम पर SHO हयात ख़ान मौके पर पहुंचे। जब उन्होंने अपनी आंखों से उस सारी की सारी सूरत हाल को देखा तो SHO हयात ख़ान अब SHO हयात ख़ान अकेले नहीं थे, ना ही मोटरसाइकिल पे थे, बल्कि SHO हयात ख़ान खुद गाड़ी में मौजूद थे और उनके साथ एक बाकायदा कांस्टेबल भी मौजूद था। और जब उसने SHO हयात ख़ान ने जब वो देखा जी कि ये तो बाइक छीनने वाले डकैत गैंग है, तो उसने अपनी गाड़ी को हयात ख़ान ने यानी SHO ने अपनी गाड़ी को उस डकैत गैंग के मोटरसाइकिल वाले की तरफ दौड़ा दी। अब वो मोटरसाइकिल उनके पास मौजूद था और इससे पहले SHO हयात ख़ान नमाज़ पढ़ के निकले थे। तो बाहर देखते हैं तो ये सारा कुछ हालात मामला चल रहे थे।
अब जब गाड़ी दौड़ा दी तो गाड़ी दौड़ाने के साथ साथ इनका आमना सामना तकरीबन पुलिस जो ये थाना सिटी है इससे बाहर, जहाँ पर DHQ हॉस्पिटल के सामने थाना सिटी की लोकेशन के अंदर ही, यानी कि मेन रोड खानसा रोड के ऊपर ये वकूफ़ है। और वहाँ पर ये आमने सामने हुए हैं कि जब वो मोटरसाइकिल स्पीड से चला रहे थे डकैत, तो SHO साहब ने अपनी गाड़ी को स्पीड देते हुए और वो आगे से टर्न लेके आगे ला के गाड़ी को खड़ा कर दिया और नीचे उतर आए। इधर से SHO हयात खान साहब ने अपनी जो ना बंदूक निकाल ली और उधर से जो डकैत गैंग था उन्होंने अपनी बंदूक निकाल लेके दोनों की तरफ एक दूसरे की तरफ तान दी। तो SHO हयात खान साहब ने उन्हें जो ना वार्निंग दी कि चुप करके या तो ये अपने आप को हवाले कर दो पुलिस के या फिर हम आपको मार देंगे। तो दूसरा जो डकैत था तो उसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और बड़े ही धड़ल्ले के साथ बेखौफो ख़तर वो वहाँ पे खड़ा रहा और उसने कहा कि नहीं, अगर आप हमें चुप करके इस मोटरसाइकिल के साथ ही फरार होने देंगे तब हम अपना कहना जाएंगे, अब नहीं तो मैं आपको गोली मार दूँगा। अब दोनों की जो गोलियाँ थी वो आमने सामने एक दूसरे की तरफ डटी हुई थी। अभी इससे पहले कि SHO हयात खान कोई कदम लेते तो कि या उसको गोली मारते या कुछ भी ऐसा करते, तो वो जो गैंग था, जो डकैत था, तो उस डाकू के जहन में ऐसा क्या आया कि उसको अपनी जान की फिक्र लाहिक हुई है, जो भी जैसे भी, तो उसने फौरी तौर पे SHO हयात खान की तरफ गोली को शूट कर दिया। SHO हयात खान की गोली उसके सर की तरफ जाके लगी, उसके मुंह की तरफ बिल्कुल सामने जाके, और वो इस तरह से अंदर की तरफ जाके गोली लगने के बाद अंदर से सुराख करता हुआ गोली, और ये पीछे से सारी की सारी ब्लीडिंग होने शुरू हो गई। और उसको मौके पर ही इमीडिएट जब ये हालत देखी गई तो उस टाइम पे इत्तफाक से कोई और कांस्टेबल यूनिफॉर्म बदलने के लिए थाने सिटी की तरफ आ रहा था और वो कांस्टेबल सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल पे था। वो कांस्टेबल अब जब उसने देखा सामने से, तो अभी वो सिविल कपड़ों के अंदर था, वो जो मैं बता रहा हूँ कांस्टेबल जो आ रहा था वो भी सिविल कपड़ों के अंदर, जब उसे देखा अपनी आंखों के सामने कि जी SHO हयात खान को गोली लग चुकी है और एक डाकू वहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, तो फौरी तौर पे उनमें से जब गोली लग गई तो गोली लगने के टाइम के अंदर 2 डाकू थे। अब उसके अंदर से एक डाकू तो फौरी तौर पे मोटरसाइकिल लेके अपने साथी को वहीं पे छोड़ा और फरार हो गया। और फरार होने के बाद वो खानसा रोड की तरफ 36 खोखे के इलाके की तरफ चलना शुरू हो गया, मोटरसाइकिल को स्पीड से चलाता हो। जबकि जो दूसरा डाकू था, दूसरे डाकू के पास किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसके पास जा सके, क्योंकि उसने ताज़ा SHO को गोली मारी थी। ये वो जो दूसरा डाकू जिसने गोली मारी है ये वो जख्मी डाकू था जो पहले से जिसके पाँव पे पट्टी थी। अब वो जिस डाकू ने गोली मारी थी तो वो ऑफिसर, साथ में ही ऑफिसर कॉलोनी है, वो ऑफिसर कॉलोनी की तरफ चलना शुरू हो गया। जब वो ऑफिसर कॉलोनी की तरफ चलना शुरू हो गया और उसके बाद एक ये मोटरसाइकिल की तरफ पे फरार हो गया, तो वो जो कांस्टेबल था वो कांस्टेबल ने भी अपना मोटरसाइकिल को उस डकैत की तरफ जो मोटरसाइकिल लेके फरार हो रहा था 36 खोखा खानसा रोड की तरफ, उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करना शुरू कर दिया और बहुत दूर तक उसको फॉलो करता गया। हत्ता कि कुछ लोगों ने उसको वहाँ पे मना भी किया कि उसके पास असला है ये वो, लेकिन इसके बावजूद जो कांस्टेबल था उन्होंने अपने मोटरसाइकिल की ग्रिप को जारी रखा और इस तरह इसके इलाके की तरफ चलना शुरू हो, उसके पीछे पीछे यानी उसको चलना शुरू हो गया खानसा रोड की तरफ। जैसे इमीडिएट जब वो SHO जो जिनको गोली लगी उसे DHQ हॉस्पिटल, शामली हॉस्पिटल, तो वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। और दूसरे जो जिसने गोली मारी थी जख्मी डाकू, उसने ऑफिसर कॉलोनी से वो DPS स्कूल के पास से, कॉलेज के पास से होता हुआ वो DHQ के दीवार फलांगी DHQ को दरमियान से क्रॉस करता हुआ वो सामने मुगल चौक वाले रास्ते से इस तरह मुगल चौक की तरफ चलना शुरू हो गया, जो कि पहली तरफ वाला रास्ता जो कि झंग रोड की तरफ निकलता है। अब एक डाकू तो इधर जा चुका, उसको किसने फॉलो करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि लोगों को पता चल चुका था भाई ये वो है जिसने अभी फाइट किया है SHO को, तो इसलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, उसको किसने देखा ही नहीं है। और इधर से जो दूसरा डाकू जो मोटरसाइकिल पे फरार था वो, और साथ में वो जो कांस्टेबल जो मैं अभी बता रहा हूँ कि अभी वो ड्यूटी पे आ ही रहा था, तो वो कांस्टेबल मोटरसाइकिल पे एक दूसरे को फॉलो करने शुरू हो गए। बल्कि डकैत के पास बड़ा मोटरसाइकिल था जो हैवी स्पीड बाइक है, और जो इनके पास था वो दूसरा आम मोटरसाइकिल था। अब इधर से जब फौरी तौर पे वायलेंस हो गई कि जी SHO को गोली लग चुकी है, तो फौरी तौर पे जो एलिट फोर्स की गाड़ी थी, एलिट फोर्स की गाड़ी में एक ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया
ये जो एक सेशन कोर्ट के अंदर एलीट फोर्स की गाड़ी खड़ी होती है, तो उन्होंने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। जो डकैत मोटरसाइकिल लेके फरार हो रहा था, जिसके पीछे कांस्टेबल भी उसको फॉलो कर रहा था, उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया और आगे जाके इनकी कोई आपस में आमने सामने फायरिंग भी हुई है, लेकिन फायरिंग के नतीजे के अंदर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि फायरिंग हवा को होते हुए वो छू के पास से गुजरती गई। वो जो कांस्टेबल डाकू ने कांस्टेबल को फायर किया है, उस डाकू ने जो मोटरसाइकिल लेके फरार हो रहा था। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि उस डाकू को क्या बना जो मोटरसाइकिल लेकर फरार हो रहा था, फिर हम बात करेंगे इसकी। जो डाकू मोटरसाइकिल को लेकर फरार हो रहा था, वहाँ पे एलीट फोर्स की दूसरी गाड़ी भी पहुँच गई। एंड ये कि जब सारे रास्ते बंद हो गए तो उस डाकू के मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो गया और वो टायर पंचर के अंदर ही वो उसने मोटरसाइकिल को चलाने की कोशिश की जहाँ तक वो चल सकता था। और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि उसने मोटरसाइकिल को साइड पे रोक के और किसी दरख्त के ऊपर चढ़ गया अपनी जान बचाने के लिए। और उसी लम्हे एलीट फोर्स की जो सेशन कोर्ट के अंदर जो गाड़ी खड़ी थी, तो वो एलीट फोर्स की गाड़ी भी उनके पास उस एलीट फोर्स उसके पास पहुंच गई, जो डाकू और कांस्टेबल जहां दोनों आपस के अंदर मौजूद थे। तो इस तरह से जब फिर उस जो दरख्त पे चढ़ा हुआ डाकू था, तो उनकी आपस के अंदर पुलिस मुकाबले के नतीजे के अंदर एलीट फोर्स की गाड़ी भी वहाँ है, कांस्टेबल भी वहाँ है। तो उस आपस के मुकाबले के अंदर वो जो डाकू मोटरसाइकिल लेके फरार हुआ था, तो वो डाकू मौके पर ही हिलाक हो गया। और इस तरह से वो वाला डाकू को मारने के बाद अब पुलिस फोर्स दोबारा से वापस आ गई। जब पुलिस फोर्स ने, जब एलीट वालों ने और कांस्टेबल ने, जब सब ने मिलकर उस डाकू को मार दिया, उस डाकू को मारने के बाद उसका मोबाइल लिया और उसके मोबाइल से जो दूसरा डाकू जिसने सच्चों को मारा था उसको ट्रेस किया। उसके नंबर को ट्रेस करते 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 वो चले गए उसकी लोकेशन के पीछे, जो दूसरा डाकू जो सच्चों का कातिल था उसके पीछे चले गए। अब इधर से जो अब हम बात कर लेते हैं दूसरे डाकू का क्या बना। अब दूसरा डाकू था, तो इसने इधर से मुगल चौक से ये जान खान अड्डे की तरफ, वहाँ उसने करीबी किसी क्लिनिक से या किसी करीबी BHC वगैरह से उसने अपनी पट्टी खुलवाई, पट्टी चेंज करवाई और अभी वो मुतमईन था। और उसके बाद वो डाकू 46 चक अपने गालबन मामे का घर है, किसी अंकल का घर है, वो वहाँ पे आ गया। अभी वो मुतमईन था, वो मुस्लिम मुतमईन था जी कि जब मुझे अभी तक किसी ने वहाँ पे नहीं पकड़ा क्योंकि मैंने सच्चों का मारा, किसने यहाँ पे रास्ते में कुछ नहीं कहा, तो दूसरे डाकू के माइंड में ये था कि शायद अभी कोई मेरे ऊपर कोई ऐसा काम नहीं होगा और इससे पहले मैं निकल जाऊँगा शहर छोड़ के। अब वो जब 46 तक पहुँचा तो उतनी देर के अंदर वो जो सिग्नल सिस्टम होता है, जो नेटवर्किंग सिस्टम होता है, जिन्होंने उस मोबाइल के थ्रू उस डाकू को मारा और इस बंदे के नंबर को ट्रेस करते करते वो 46 तक वो भी उस लोकेशन पे पहुँच गई पुलिस भी। जब 46 तक जब वो अपने अंकल के घर वो डाकू भी पहुँचा ही था, तो उसको चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया और घेरने के बाद इस तरह से उसको पकड़ लिया गया। अभी उसको गोली नहीं लगी लेकिन उसको पकड़ लिया गया। अभी उसको उस डाकू को पकड़ने के बाद जो सच्चों का कातिल था उसको उठाने के बाद इधर से RPO साहब जो सरगोदा से बखर की तरफ आने शुरू हो गए कि जी सच्चों का गोली लगी है, सारे जाए वकू देखने के लिए। अभी वो रास्ते के अंदर आ ही रहे थे कि चांदनी चौक से पीछे थे, यहाँ से एक प्रोटोकॉल के लिए एक एलीट फोर्स की गाड़ी गई जो MM रोड दुल्ले वाले के करीब उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 4 एलीट के नौजवान काफ़ी हद तक जख्मी हुए, जिन्हें दुल्ले वाले में ही हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। जब उस गाड़ी को दुल्ले वाला हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, फिर एम्बुलेंस कॉल चली कि जी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, जो कि RPO को लेने के लिए गाड़ी जा रही थी। तो फिर दूसरी जो गाड़ी खड़ी थी, तो उस गाड़ी ने जो एलीट फोर्स की दूसरी गाड़ी वो उस लोकेशन की तरफ चलना शुरू हो गई, ये RPO को रिसीव करने के लिए, यानी ऐसे कह लें RPO को रिसीव करने के लिए। इस तरह से उधर से RPO भी पहुंच गया और एलीट फोर्स वाले दूसरी जो गाड़ी गई वो भी पहुंच गई। इधर से इतनी देर के अंदर ये डाकू भी पकड़ा गया जिस डाकू ने SHO को हयात खान को मारा था, गोली मारी थी। और इस तरह से डाकू को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, जिससे पता चला कि पहले से इसने बहुत सारे ऐसे क्राइम वगैरह केस वगैरह किए हैं, इसके ऊपर बहुत सारी ऐसी FIR वगैरह हैं। तो हुआ ये कि जब ये अभी इस डाकू को लेके अभी ये इस तरफ आ ही रहे थे MM रोड खानसर रोड की तरफ, जहाँ पर ये मंडी लगती है, ये खानसर रोड के करीब एडल्ट जोन एग्रीकल्चर वालों का ऑफिस भी है इसके साथ। यहाँ पर अभी डाकू ने अपनी लोकेशन को बताने के बजाय अब यहाँ पर मतलब जब वो गाड़ी वहाँ पे पहुँची है तो डाकू ने फिर अपनी फुर्ती दिखाई और वहाँ से कोई भागने की कोशिश की है, जो भी किया है, तो वहाँ से उसने कोई ऐसी हरकत की है जो कि उस डाकू को वहाँ पे नहीं करनी चाहिए थी।
जब उस डाकू ने वहाँ पे पहुँच के वो हरकत की जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी, भागने या मफरूर वाली कोई भी हरकत, तो फिर फ़ौरन से फिर पीछे करना अपना वायरलेस कॉल चली है कि जी डाकू जो है ना मौके से ना भागने की कोशिश के अंदर है, और उसको पकड़ने के लिए फिर दोबारा से उसको पुलिस वालों ने, फिर पुलिस की नफरी ने उसको पीछा किया। और उनके पास अब एक ही हल था, वो ये कि जिस बंदे ने, जिस डाकू ने पहले सच्चो खान हयात खान को मारा है, तो या तो उसको गोली मारे तब मुमकिन है, या फिर उसको जाने दें। जिसके नतीजे के अंदर पुलिस की नफरी ने बाकायदा एक कांस्टेबल ने, सुनने में आया कि एक कांस्टेबल ने हिम्मत करते हुए उस डाकू को फायर किया, और इस तरह से वो दूसरा डाकू भी हिलाक हो गया, और इस तरह से केस का सारा ख़त्म हो गया। अब बात ये है कि जब ये सारा का सारा दूसरा डाकू भी हलाक हो गया, इतनी देर के अंदर आरपीओ साहब यहाँ पहुँच चुके थे। इनकी नमाज जनाजा एसएचओ हयात खान की पुलिस लाइन के अंदर पढ़ाई गई, जहाँ पे आरपीओ साहब, डीपीओ साहब और कुछ ज़िले के अहम इंतजामिया के लोग उस नमाज जनाजा के अंदर मौजूद थे। फिर रात को नमाज जनाजा उनके आबाई इलाका खालिद गालपन बस्ती कनेरी है, कौन से हयात खान के आबाई इलाके के अंदर, वहाँ पे दोबारा से फिर उनका नमाज जनाजा हुआ, जो कि उनके मकामी लोगों ने नमाज जनाजा अदा करना था, और इस तरह से सुपड़ खाक कर दिया गया। और हयात खान बहुत सारी जो हमारी आँखों के अंदर अपना गमगीन और उदासियाँ छोड़ते हुए इस तरह से दुनिया से रुखसत हो गए। अब यहाँ पर समझने वाली क्या बात है कि इसके अंदर ऐसे जो दोनों डाकू थे उनके तो नसीब में ही हलाक, और उन्हें तो मरना ही हराम की मौत होती, क्योंकि गलत काम का गलत नतीजा ही हुआ करता है। लेकिन इससे बड़ा अलमिया ये है कि एक सबसे अच्छे इखलाक सीनियर, एक सबसे ज़्यादा हसन इखलाक वाले, एक अपने फ़राइज़ को सही तरीके से अंजाम देने वाले, सही मायनों के अंदर ड्यूटी करने वाले, हर लिहाज से जितनी तारीफ़ें की जाए कम है। शायद हमारे पास उसका नेमुल बदल ना हो कि हयात खान की जगह हम किसी दूसरे बंदे को दे सकते हैं। आज वो हयात खान आज भी हमारे दिलों के अंदर ज़िंदा है। इससे बड़े अलमी और अफसोस की बात ये है कि एसएचओ हयात खान अपने पीछे जिन बच्चों को छोड़ के गया है, उसके अंदर से वो छोटे मासूम 3 बच्चे गालिबन सुनने के अंदर आया है कि जिसके अंदर से छोटी बेटी की उम्र ही अभी मेरे ख्याल में 6 साल या इस तरह का मुबेश है। तो वो मासूम बच्चे जो मासूम अपने बाप के बग़ैर यानी कि अब इस दुनिया के अंदर सर्वाइव करेंगे, तो हमारी आम आबादी को अब सीखने का क्या मौका मिलता है। अब हमारी आम आबादी को यानी जो हमारे बाकी लोगों को सीखने का ये मौका मिलता है कि जी अगर हम कहते हैं कि पुलिस वाले ये करते हैं, वो करते हैं, करप्शन करते हैं, फलां ढिमकां, तो इस तरह की तोहमत लगाने से उन्हें चाहिए कि बाज आना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो कि अपनी जानों का नजराना पेश करके, जो कि अपनी कुर्बानियाँ दे के, जो कि अपने जानों पे खेल के, जो कि अपने घर वालों को बेवा करके, जो कि अपने बच्चों को यतीम करके, यही वो लोग होते हैं जो कि आपके मुल्क का दिफा करते हैं। यही वो लोग होते हैं जो आपके मुल्क की खिदमत करते हैं। यही वो लोग होते हैं जिनकी वजह से आप लोग रातों को सुकून से सो पाते हैं। यही वो लोग होते हैं जिनकी वजह से आप बेखौफ व ख़तर अपनी ज़िंदगी को गुजार पाते हैं। अगर ये लोग हमारी सोसाइटी के अंदर ना हों तो मैं समझता हूँ कि शायद हर बंदा हर लम्हे खौफ से मरेगा, हर बंदा हर लम्हे नफ्सियाती टॉर्चर होकर मरेगा, हर बंदे को हर लम्हे खौफ लाहिक होगा कि उस पर कोई भी किसी भी तरह की बैरूनी ताकतें क़ुव्वतें उसके ऊपर हमलावर हो सकती हैं। लेकिन इन लोगों की मौजूदगी के अंदर मैं सलूट पेश करता हूँ तमाम तरह पुलिस डिपार्टमेंट को कि जो अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे के हमारे मुल्क कौम की खिदमत करते हैं, हिफाजत करते हैं। और ये सारी की सारी बातें तो इस बात का एहसास इंतहाई मुश्किल से हो सकेगा कि अब उन बच्चों को जो कि यतीम हो चुके, अब उस बीवी को जो कि बेवा हो चुकी, अब उस घर में उस खामिद के बगैर, उस बाप के बगैर रहना इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। हमारे लिए तो बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, हम तो यहाँ पे बात करके बात ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जिन्होंने अब सारी ज़िंदगी बगैर बाप के उस घर के अंदर रहना है और साथ में सारे निज़ाम को चलाना है, तो वो रोज़ जितना टॉर्चर होंगे, यानी रोज़ उनके लिए जितने ज़्यादा वो मुश्किलात का शिकार होंगे, इस बात को कोई समझ सकता है। अब कुर्बानियाँ भी यही लोग दे रहे हैं। इसके बावजूद जो लोग खाली, अब मैं कैसे कहूँ कि जो लोग खाली बकवास करते हैं, पुलिस के ऊपर सिर्फ उंगली उठाते हैं, जिनका कोई दूसरा काम नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो औकात में रहें और पुलिस वालों को सलूट पेश करें कि ये लोग अपनी जानों की कुर्बानी दे के ही हमारे मुल्क को कौम की खिदमत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो देख के आपको जो सच्चे हयात खान की जो सारी के सारी पर्सनैलिटी और उनके जो
उनका जो शहादत जो उनका शहीद होने की जितनी भी हिस्ट्री थी और जिस तरह से डाकुओं की फायरिंग से सारे का सारा ये वकू हुआ, ये सारी की सारी बातें आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं तो खुदारा आप लोग पुलिस को सलूट करें कि जो भी है, लेकिन एटलीस्ट इनकी वजह से आप लोग सुकून की और चैन की नींद सो पाते हैं। मैं एक मरतबा फिर मैं तमाम तर पुलिस डिपार्टमेंट्स को, स्पेशली हयात खान अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ कि जो अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क और कौम की खिदमत करते हैं। अगर ये बातें और ये आपको समझ में आई हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, उन्हें भी ये एहसास दिलाएं कि ये पुलिस डिपार्टमेंट्स कोई आम डिपार्टमेंट नहीं है, हमारे मुल्कों को खिदमत करने के अंदर तरफ आगे आगे होने वाले इदारे, जान कुर्बानियाँ देने वाले इदारे, ताकि उनमें भी जो पुलिस की अहमियत वक़्त जो पुलिस का मोराल है वो बुलंद हो सके। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो देख के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँची होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो वक्तन फ़क्तन तमाम तरह के हालात वाक़यात से आप लोग आगाह रहें तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।